जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है झारखंड जेईटी एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 26 अप्रैल के एग्जाम के लिए जो है ये क्लास रामबाण क्लास साबित हो सकते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है कि शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सतत अंत क्रिया द्वारा व्यवहार परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में 100% जो है ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। और बताइएगा आप कि शिक्षण की वह प्रक्रिया जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच सतत अंत क्रिया द्वारा व्यवहार परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा, उसे कहा जाता है शिक्षण प्रक्रिया। ऑप्शन यहाँ पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है शिक्षण प्रक्रिया कहलाता है। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण सिद्धांत के अनुरूप हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे हो जाएंगे ज्ञान शिक्षार्थी द्वारा स्वयं निर्मित किया जाता है। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या है। चलिए बताइएगा कि शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण की मुख्य विशेषता क्या होगा। तो इनका मुख्य विशेषता जो होगा यहां पे हो जाएंगे शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। चलिए बताइएगा कि निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे समस्या समाधान विधि होगा। ऑप्शन यहां पे आपका बी सही जवाब है, समस्या समाधान विधि होगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ब्लूम का वर्गीकरण मुख्यतः किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा आप कि ब्लूम का वर्गीकरण मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ब्लूम का वर्गीकरण जो है मुख्यतः संबंधित हो जाएंगे अधिगम उद्देश्यों का वर्गीकरण से। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है। चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सहायक सामग्री का उदाहरण नहीं है। तो याद रख लीजिएगा, यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब क्या लगाएंगे। तो पाठ्य पुस्तक लेखक होगा। ऑप्शन यहां पे जो है डी आपका यहां पे सही जवाब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो सूक्ष्म शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होगा यह शिक्षण कौशल का विकास होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अनुभवात्मक अधिगम का मुख्य आधार क्या है। चलिए बताइएगा आप कि अनुभवात्मक अधिगम का मुख्य आधार क्या है। तो याद रखेंगे, इनका मुख्य आधार जो है प्रत्यक्ष अनुभव होगा। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रत्यक्ष अनुभव होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि शिक्षण में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि शिक्षण में प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या है। तो याद रखेंगे, शिक्षण में प्रेरणा का मुख्य कार्य जो है
यहां पे हो जाएंगे शिक्षार्थी को अधिगम के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निंदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो निंदानात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है शिक्षार्थियों की कठिनाई का पता लगना। ऑप्शन यहां पे 20 सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि सहकारी अधिगम में मुख्य रूप से क्या होता है। चलिए बताइएगा आप कि सहकारी अधिगम में मुख्य रूप से क्या होता है। तो सहकारी अधिगम में जो है मुख्य रूप से समूह में मिलकर सीखना होता है। ऑप्शन यहां पे जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, समूह में मिलकर सीखना होता है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि द्रव्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का मुख्य लाभ क्या है। चलिए बताएंगे आप कि दृश्य श्रव्य शिक्षण सामग्री का मुख्य लाभ क्या है। तो इनका मुख्य लाभ हो जाएगा शिक्षण को अधिगम प्रभावी बनाना। ऑप्शन आपका बी जो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि ही यूरिस्टिक विधि का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो ही यूरिस्टिक विधि का मुख्य सिद्धांत जो होगा यहां पे विद्यार्थी स्वयं खोज कर सीखने। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, विद्यार्थी स्वयं खोज कर सीखे, यहां पे सही जवाब है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षण के अधिकतम सिद्धांत में कौन सा सही है। चलिए बताएंगे आप कि शिक्षण के अधिकतम सिद्धांत में कौन सा सही है। तो शिक्षण के अधिकतम सिद्धांत में जो है यहां पे सही हो जाएंगे सरल से कठिन की ओर। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, सरल से कठिन की ओर। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है। चलिए बताइएगा आप कि फॉर्मेटिव मूल्यांकन कब किया जाता है। तो फॉर्मेटिव मूल्यांकन जो है ये किए जाते हैं अधिगम प्रक्रिया के दौरान। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, अधिगम प्रक्रिया के दौरान किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अधिगम वक्र क्या दर्शाता है। चलिए बताइएगा आप। और आप अभी तक इस क्लास को जो है लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि अधिगम वक्र क्या दर्शाता है। तो अधिगम वक्र जो है ये समय के साथ अधिगम की प्रगति को दर्शाते हैं। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था। चलिए बताइएगा आप कि प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जो है किलपेट्रिक किए थे। ऑप्शन यहां पे बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है, किलपेट्रिक के द्वारा किए गए थे। आगे देखिए। अगला यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है। चलिए बताएंगे आप कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है। तो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है छात्रों की क्षमताओं और रुचियों में अंतर। ऑप्शन यहां पे बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहां पे दिया गया है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में फीडबैक का क्या उद्देश्य होगा। तो इनका उद्देश्य होता है त्रुटियों को पहचान कर सुधार करना। ऑप्शन यहां पे ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, त्रुटियों को पहचान कर सुधार करना। आगे देखिए। अगला यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अन्वेषणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अन्वेषणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इनका मुख्य उद्देश्य होता है समस्या की प्रारंभिक समझ विकसित करना। ऑप्शन ए सही जवाब है, समस्या की प्रारंभिक समझ विकसित करना। चलिए आगे देखिएगा। अगला यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण सामान्यतः क्या माना जाता है। चलिए बताएंगे आप कि शोध प्रक्रिया का प्रथम चरण सामान्यतः क्या माना जाता है। तो ये माने जाते हैं आपके समस्या का चयन। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, समस्या का चयन माने जाते हैं। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्णनात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है।
तो वर्णनात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इनका मुख्य उद्देश्य जो होगा ये वर्णमान स्थिति का वर्णन करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्राथमिक डेटा संग्रह विधि है? चलिए बताइएगा आप कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक डेटा संग्रह विधि है? तो याद रख लीजिएगा यहां पे हो जाएंगे आपके कौन, तो प्रश्नावली हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्रश्नावली होगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या दिया गया कि परिकल्पना क्या होती है? चलिए बताएंगे आप कि परिकल्पना जो है ये क्या होती है। तो याद रख लीजिएगा परिकल्पना जो होगा ये परीक्षण योग्य अनुमान होगा। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, परीक्षण योग्य अनुमान होगा। अगला क्वेश्चन यहां पे है कि प्रयोगात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रयोगात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य जो है यहां पे हो जाएंगे कारण परिणाम संबंध स्थापित करना। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि सैंपलिंग का अर्थ क्या है? चलिए बताएंगे आप कि सैंपलिंग का अर्थ क्या है। तो याद रख लीजिएगा सैंपलिंग का अर्थ जो होगा ये जनसंख्या के एक भाग का चयन होगा। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जनसंख्या के एक भाग का चयन होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन यहां पे पूछा गया है कि शोध नैतिकता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शोध नैतिकता का मुख्य उद्देश्य जो होगा ये आपके ईमानदारी और निष्पक्षता बनाए रखना होगा। ऑप्शन ए यहां पे आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन पूछा है कि साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा आप कि साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो साहित्य समीक्षा का मुख्य उद्देश्य जो होगा यह पूर्व शोधों का अध्ययन करना होगा। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि केस स्टडी विधि मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है? चलिए बताएंगे आप कि केस स्टडी विधि मुख्यतः किस पर केंद्रित होती है। तो यह केंद्रित होते हैं एक इकाई का गहन अध्ययन पे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि सर्वेक्षण विधि का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो सर्वेक्षण विधि का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है? तो सर्वेक्षण विधि का उपयोग किए जाते हैं बड़ी जनसंख्या से जानकारी एकत्र करने के लिए। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि डेटा का क्या होता है? चलिए बताइएगा कि डेटा क्या होता है। तो डेटा जो होता है ये कच्चे तथ्य और आंकड़े होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि गुणात्मक शोध किस प्रकार के डेटा पर आधारित होता है? चलिए बताएंगे आप कि गुणात्मक शोध किस प्रकार के डेटा पर आधारित होता है। तो गुणात्मक शोध जो है ये आपके वर्णनात्मक डेटा पे जो है आधारित होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मात्रात्मक शोध किस पर आधारित होता है। चलिए बताइएगा कि मात्रात्मक शोध किस पर आधारित होता है। तो मात्रात्मक शोध किस पर आधारित होता है? तो ये आधारित होते हैं संख्यानात्मक आंकड़े पे। ऑप्शन यहां पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है टॉप आपके 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।